दोस्तों, आप लोगों को एक घटना तो याद होगी कि जो नेपाल के राजनीति को लेकर के उसमें जो 20 अक्टूबर 2020 के आसपास जब पूरे संसार में महामारी की वजह से सब बंद था, तो वैसे ही नेपाल में भी सब कुछ बंद था और उसी समय रॉ के प्रमुख सामंत गोयल जी आए थे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में जो के पी शर्मा ओली जी प्रधानमंत्री नेपाल के और जो भारत के रॉ प्रमुख सामंत गोयल जी के बीच में कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे। दोस्तों, उस एग्रीमेंट के बारे में आज बात करेंगे और मैं आपको प्रूफ भी देने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको संश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेन बात क्या है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही एजुकेशनल होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो डॉक्यूमेंट सामने निकल करके आ गया है और जिसमें के पी शर्मा ओली जी और भारत के रॉ प्रमुख सामंत गोयल जी के हस्ताक्षर हुए हैं, मतलब उनकी दोनों की सहमति हुई है। और ये जो एग्रीमेंट है लगभग 4 पॉइंट का है दोस्तों, 4 पॉइंट एग्रीमेंट या 4 पॉइंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है इसे। तो यह अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है और आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, और साथ में आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी देख पा रहे होंगे इसकी। तो इसमें मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि इसमें मेन मुद्दे क्या थे और किस इस एग्रीमेंट में कितने कौन से पॉइंट क्या क्या दर्शा रहे हैं और गोपनीय रूप से दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ था। तो ये कॉन्फिडेंशियल था, ये डॉक्यूमेंट जो कहा जाए तो ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट था, पर ये अब सामने आ गया है तो इसके बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये डॉक्यूमेंट है वो ujalonetwork.com जो नेपाल का एक न्यूज़ वेबसाइट है जो लोगों को न्यूज़ देती है, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया है और आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे इसके रेफरेंस दे दूँगा, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। तो इसी के पॉइंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट था, सबसे पहले पॉइंट में यह कहा गया है कि जो भारत के रॉ प्रमुख हैं वो स्पेशल एनवॉय के रूप में प्रधानमंत्री के पी ओली के बुलावे पे नेपाल आएंगे। तो ये बात तो कंफर्म होती है कि सामंत गोयल जी डायरेक्टली नहीं आए थे नेपाल, इनको किसी ने बुलाया था। तो अब बुलाने वाले व्यक्ति कौन हैं? जिनके हस्ताक्षर हैं उस डॉक्यूमेंट पे, के पी शर्मा ओली जी, तो उन्हें बुलाया था। अब दोस्तों, थोड़ा आप ये घटनाक्रम को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तब की बात है जब विरोध हो रहे हैं, विरोध चलता जा रहा है और बॉर्डर डिस्प्यूट की बात भी उठ रही थी। बॉर्डर डिस्प्यूट में दोस्तों आप सभी को पता है कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि वो जो क्षेत्र कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा है वो एक्चुअली बिलोंग किसको करता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको ओवरलैप करने के लिए विरोध पक्ष भी ज़्यादा हो रहे थे और शायद के पी शर्मा ओली जी ने अपने राजनीति पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल का उपयोग करके शायद इस प्रकार के एग्रीमेंट किए भारत के साथ। तो उसी पहले पॉइंट की बात करूंगा दोस्तों। उस पहले पॉइंट में यह कहा गया था कि बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष मिल करके बैठ करके अपनी प्रॉब्लम सुलझाएंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट में ये साफ साफ कहा गया है कि भारत की सरकार के पी शर्मा ओली जी के हर डिसीजंस का साथ देगी, चाहे वो डिसीजन किसी भी आधार पे लिए गए हों, कोई भी एरिया में लिए गए हों। डेमोक्रेसी जो बनाने के लिए के पी शर्मा ओली जी एफर्ट्स लगा रहे हैं, उस पर कोई भी हस्तक्षेप भारत नहीं करेगा। ये सहमति भारत सरकार ने रॉ प्रमुख सामंत गोयल जी के बिहाफ में किया है। और तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो तीसरे पॉइंट में यह साफ साफ कहा गया है कि बॉर्डर इश्यूज जो भी कालापानी लिपुलेख लिम्पियाधुरा है, ये हाई लेवल बैठक के माध्यम से सुलझेंगे नेपाल और भारत के बीच में। बस ये है कि के पी शर्मा ओली जी अपनी तरफ से इस इशू को, इस मुद्दे को ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं। यह साफ साफ हो गया। तभी आप देखें दोस्तों, घटनाक्रम आप समझ में आ रहा होगा कि उस समय लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा के काफ़ी इश्यूज उठे, बवाल भी हुआ, कई वादी प्रतिवादी लोगों ने बोला। तो अब देख रहे हैं कि अचानक से सब शांत हो गए, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो हुआ था।
हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, सबसे लास्ट में और सबसे मैं सटीक कहूँगा और ये बहुत स्ट्रेटेजिक भी है दोस्तों, कि इंडिया इंसिस्ट कर रहा है नेपाल को कि आप एमसीसी एग्रीमेंट करें। तो ये पक्ष क्लियर रही है दोस्तों कि अगर केपी शर्मा ओली जी की सरकार रही तो एमसीसी एग्रीमेंट होगा, एमसीसी एग्रीमेंट पे साइन होंगे। और एमसीसी की वजह से आप कह सकते हैं कि ये मिलेनियम जो चैलेंज करके इनका जो प्रोग्राम है अमेरिका का, वो एक रणनीतिक क्षेत्र उनको चाहिए एशिया में, तो नेपाल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो डेवलपमेंट के राह पे दिखाने के लिए कि नेपाल में हम इतना विकास करेंगे, नेपाल में हम इस प्रकार से ऐसी चीज़ बनाएंगे, ऐसा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। पर दोस्तों इससे होने जाना कुछ भी नहीं है, इससे नुकसान नेपाल को ही होने वाला है। तो मेरे को बुरा इस बात से लगा दोस्तों कि भारत जो सब कुछ झेल चुका है, उसको सब पता है कि उसके साथ भी कितने लोगों ने बुरा किया है या कितने देशों ने बुरा किया है। आज भी अमेरिका अगर भारत का दोस्त बना हुआ है तो उसमें कोई मेरे को कोई फाउंडेशनल रिलेशनशिप नहीं दिखती। ये कहीं ना कहीं स्वार्थ के ऊपर बनाए गए रिश्ते हैं। तो जब उसको ये ज्ञात है, तो जो नेपाल उससे छोटा है देश, ज्योग्राफिकली देखा जाए तो, मैं देश को छोटा नहीं बोल रहा दोस्तों, पर ज्योग्राफिकली बता रहा हूँ कि वो ज्योग्राफिकली छोटा है, तो कहीं ना कहीं उसको ये समझना चाहिए था कि नहीं, एमसीसी नुकसानदायक रहेगा अमेरिका के साथ, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसे करके भारत सरकार को बोलना चाहिए था। परंतु दोस्तों अगर मैं भारत के परिवेश में बात करूं तो भारत भी कहीं ना कहीं अपने बेस्ट दोस्त रशिया को छोड़ करके अमेरिका से दोस्ती करने निकल पड़ा है। तो जब वो दोस्ती कर रहा है अमेरिका से, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इंसिस्ट करेगा कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी अमेरिका से दोस्ती करें। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों का समर्थन बढ़ेगा, जो कि यूनाइटेड नेशन में काम आते हैं। तो एमसीसी एग्रीमेंट पे राजी होने के बाद ये 4 पॉइंट को लेकर के दोनों के बीच में साइन हुए हैं। एक तरफ केपी शर्मा ओली जी नेपाल के प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ सामंत गोयल जी रॉ प्रमुख, और उनका जो डेजिग्नेशन बताया गया स्पेशल एनवॉय फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चनिंग वाले पार्ट में। थोड़ा सा आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहली बात कि किसी भी देश में कूटनीतिक स्तर पे काफ़ी बड़े बड़े लोग होते हैं, सेक्रेटरी लेवल पे लोग होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी होता है, एम्बेसडर होता है, वो ना आकर के एक इंटेलिजेंस एजेंसी का प्रमुख क्यों आया, ये क्वेश्चनेबल पॉइंट है। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी का व्यक्ति कोई दूसरे देश के पॉलिटिकल मैटर में जाकर के एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ये बहुत ही गलत चीज़ हुई है। इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बोला था, ये चीज़ गलत हुई थी और अभी सामने भी दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली जी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और हालांकि बॉर्डर इश्यूज भी कहीं ना कहीं नेपाल के पक्ष में ही थे, नेपाल के ही क्षेत्र थे, पर उनने अपने स्वार्थ को कायम रखने के लिए वो बॉर्डर इश्यूज को चुप करा दिया। तो आज देख रहे हैं कि उस विषय पे बात नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है। ठीक है, अब पॉलिटिकली वो क्या सोचते हैं, अब वो बाद में करेंगे या 10 साल बाद करेंगे सॉल्व, या 5 साल बाद करेंगे सॉल्व, ये अपन कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। बट ये है कि उनने जो विरोध पक्ष का जितनी आवाज़ें उठ रही थी, उनको भारत के समर्थन से दबाने की पूरी कोशिश की। हालांकि भारत में भी काफ़ी ऐसे थर्ड पार्टी लोग भी थे जो केपी शर्मा ओली को काफ़ी गाली दे रहे थे। तो ये सब दोस्तों पॉलिटिकल एजेंडा होता है, आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो दिखता है राजनीति में वो होता नहीं। तो अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात यही करूँगा दोस्तों कि ग्लोबलाइज तरीके से भारत डायरेक्टली यही चाह रहा है कि नेपाल अमेरिका से दोस्ती बढ़ाए और एमसीसी के मुद्दों पे एग्री हो करके अपने देश में एमसीसी लागू करे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक है। काफ़ी एक्सपर्ट्स लोगों ने, जितने भी लोग इस विषय के बारे में जानते हैं, उन सब ने यही कहा है कि एमसीसी नेपाल के लिए सही नहीं है। श्रीलंका जैसे देशों ने भी जब इसको अवॉइड कर दिया तो नेपाल क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब एग्रीमेंट होता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आप भी देख सकते हैं इसको पूरी तरीके से, किस तरीके से 4 पॉइंट में इन सारी चीज़ों का वर्णन है और दोनों पक्ष के साइन है। तो दोस्तों मैं दोनों के पक्ष से एक एंगल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि भारत की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि भारत वैसे ही अपने आप में बहुत परिपक्व देश है, काफ़ी सारी चीज़ें उसने देखी हैं,
गुलामी का समय के साथ साथ आज़ादी का समय सब कुछ उसने देखा है। तो जब उसने वो चीज़ भुगती है तो कभी भी उसे भी यही नहीं सोचना चाहिए कि जो छोटे देश हैं वो भी इस चीज़ को भुगतें। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे परिपक्वता और होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीतिक लेवल पे बड़े बड़े लीडर्स को इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं है ये तो कह नहीं सकते दोस्तों। हो सकता है कि भारत ही शायद कहीं ना कहीं दूसरी ताकतों की वजह से इस देश को चलाया जा रहा हो, भारत को चलाया जा रहा हो। तो मैं बहुत गहन बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि नेतृत्व चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर जब नेतृत्व किसी और के हाथ में हो तो देश का भविष्य कुछ भी नहीं है। और अगर मैं नेपाल के पक्ष से बात करूं दोस्तों, तो नेपाल के पक्ष से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो भले ही जियोग्राफिकली छोटा देश रहा हो, पर उसके पास ये अधिकार हैं कि वो अपने दम पे कुछ ना कुछ कर सके, अपने लेवल पे अपने देश का निर्माण कर सके और अपने विश्व लेवल पे अपने देश को आगे बढ़ा सके। पर जो कुछ अपने निजी स्वार्थ की वजह से कुछ ऐसे तत्वों के साथ हाथ ना मिला ले जिससे उसको बाद में नुकसान हो। तो कहने का अर्थ ये है कि इस एग्रीमेंट से बहुत कुछ नुकसान ही हुआ है, कुछ थोड़ा सा अच्छा हुआ है तो बहुत सारा नुकसान ही हुआ है। तो दोस्तों इन परिवेश को देख करके ये बात तो कंफर्म होती है कि नेपाल और भारत के रिश्ते में जो भी आज देखने में आता है इन सब चीज़ों की प्लानिंग लगभग 10 साल पहले 50 साल पहले हो गई होती है। तो उसका ही इम्पैक्ट हमें आज दिख रहा होता है कि नहीं, इस प्रकार के रिश्ते आज चल रहे हैं, तो मतलब पहले कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जनता को जानकारी नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं अपने लेवल पे अपने दर्शकों के लिए, भारत के दर्शक और नेपाल के दर्शक, उन सब के सामने सच्चाई लाने की कोशिश करता रहूँगा हमेशा, जिससे कि दोनों देशों के जनता तक मेन बात पहुँच पाए और वो चीज़ें समझ पाएँ कि नहीं, ये गलत हो रहा है, अब बहुत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोगों को समझ में आए। ऐसा नहीं कि एक पक्ष में बैठ करके एक ही ध्रुवीकृत राजनीति का भाग बन करके हम दूसरे को कोसते रहें, ऐसा नहीं है। आज हमारा समाज देखा जाए तो विवेकशील हो रहा है धीरे धीरे, और कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग भी आज बढ़ते जा रहे हैं जो सबको समान नज़र से और जियो और जीने दो की नज़र से देखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये सारी जानकारी भारत और नेपाल के जनता तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी दोस्तों, और आपके इन्हीं सपोर्ट से मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि मैं नया वीडियो और बना सकूं और काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन फील होता है दोस्तों। तो आप लोगों के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलूँगा इस प्रकार के विषयों के साथ, तब तक के लिए अलविदा।